हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जो कि उसमें पढ़ाऊँगी और फिर देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की ओर बताता है कि कैसे लोग यहाँ रहते, मतलब जो हड़प्पन सभ्यता थी वो कैसे जो है यहाँ पे इमर्ज हुई, कैसे डिक्लाइन हुआ, हम उसके बारे में जान चुके हैं। और उनके बीच की लाइफ क्या थी, मिडिवल लाइफ जो जी रहे थे, जैसे कि वो क्या करते थे, तो उसके अबाउट आज जानेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियर्स टेल अस, यानी जो उनकी बुक्स थी वो हमें क्या बताती हैं, और बरियर्स यानी कि जहाँ पर उनके सॉरी डेड बॉडीज़ होती थी, उनको जहाँ जलाया जाता था, तो उसके बारे में यानी वो हमें क्या बताती हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कि व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना सोर्स वर्ल्ड में है। तो उसकी बात करते हैं, वो सबसे पुराना सोर्स अगर देखा जाए तो वेदास ही है। वेदा यानी कि जो वेद, जो कि 4 हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अबाउट हमें पता चलता है रिलीजियस लाइफ कैसे रहते थे, यानी किस लोग किस किस की पूजा करते थे। सामवेद में थोड़ा सा जो है सिंगिंग के अबाउट भी बताता है हमें। और यजुर्वेद में जो टोना टोटका, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, तो उसके बाद बताता है। और अथर्ववेद में हमें जो अर्थ यानी पैसे के लिए बताता है। तो इस तरीके से 4 वेद हैं, और 4 वेद में ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि 35 ईयर अगो जो है लिखा गया था। और ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 टाइम्स, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद ही है, और उसमें 1000 टाइम्स यानी मंत्र हैं, जिसको हम सूक्त कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं क्या है। दीज हैम्स आर द प्रेज एंड वेरियस गॉड्स एंड वेरियस, यानी कि जो वो हैम्स यानी जो मंत्र हैं वो गॉड के लिए यूज़ किए गए हैं, गॉड और गॉडेस यानी भगवान और देवी के लिए। और उनकी जो देखा जाए प्रोमिनेंट उनके जो गॉड्स थे, तो वो जो है अग्नि थे, यानी कि फायर ऑफ गॉड, सॉरी गॉड ऑफ फायर, जिनको अभी भी हम अग्नि जो जलाते हैं वो उसे हमें एक देवी की तरह, हिंदू रिलीजन में उसे देवी की तरह मानते हैं। तो उसकी बात करता है। दूसरा इंद्र है, जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो उसको हम जो है वर्षा का देव कहते हैं, यानी वर्षा जो करवाते हैं वो। उसमें तो वॉरियर ऑफ गॉड यानी कि भगवान के योद्धा के रूप में देखा गया गॉड के। और सोम प्लांट फ्रॉम द स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, यानी कि सोम को एक प्लांट था जो कि जो है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होता था, सपोज दैट इसको सोम रस कहा जाता था। तो इस तरीके से उनके टाइम में 3 देव थे, अग्नि और जो है सोम और इंद्र। और उनके मंत्र जो थे वो सेज यानी कि ऋषियों के द्वारा कंपोज किए गए थे। अगर देखा जाए तो ऋषियों में जो मैक्सिमम इसमें वो जो मंत्र हैं वो डायलॉग एज अ डायलॉग है उनका, जो है 2 ऋषियों के बीच जो मंत्रों वो हुआ है शास्त्रार्थ, उनके बीच के डायलॉग को हमने मंत्रों की तरह मतलब उसमें योगा में कैप्चर किया गया है। तो वो जो है वो जो प्रीस्ट होते थे, जो आज पुजारी जिसको कहते हैं, वो जो है स्टूडेंट को पढ़ाते थे रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस, यानी पूरे सिलेबस को याद करवा देते थे। अब की तरह नहीं था, पहले थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग था, इसको हम गुरुकुल कहते थे। वहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो वहाँ सीधे जो है मंत्रोच्चार करके उनको याद करवाया जाता था। पूरे सिलेबस को वर्ड सेंटेंस भी पढ़ाए जाते थे, बिट टू बिट, यानी पूरे एक एक शब्द से। और जो है वहीं पर उनका केयर भी किया जाता था, यानी गुरुकुल एज अ हॉस्टल टाइप्स स्कूल जिसको कहा जाता है। मॉडर्न टाइम में उसे हॉस्टल कहा जाता है। वो गुरुकुल के टाइम में वहीं पर शिक्षक और जो है विद्यार्थी दोनों रहते थे, और वहीं पर जो है पठन पाठन होता था। तो जो मोस्ट हैम्स, जो कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट हैम्स यानी मंत्र जो कंपोज किए गए हैं, थॉट्स लर्न बाय मेन, यानी आदमियों के द्वारा उसे सीखा गया, पढ़ाया गया है, यानी कि जो प्रीस्ट और ऋषि होते हैं तो ह्यूमन ही बीइंग ही हैं। और कुछ मंत्रोच्चार का उसमें विवरण है कि वो वीमेंस के द्वारा भी कंपोज किए गए हैं। ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा ओल्ड और वैदिक संस्कृत, यानी कि ऋग्वेदा में ये बताता है कि वैदिक संस्कृत सबसे ज़्यादा ओल्ड है, और डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत, यानी जो आज की संस्कृत से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि आज हम पढ़ते हैं संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज आज की तो बहुत ईजी है, तब की थोड़ा सा हार्ड थी, उसी का यूज़ हर जगह होता था। जैसे कि इसमें बताया गया है कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, अगर संस्कृत और अन्य लैंग्वेज की हम बात करें तो संस्कृत पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है, जिसको इंडो यूरोपियन कहा जाता है।
जैसे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वैसे ही। तो अगर इंडियन लैंग्वेज में देखा जाए तो उसमें असमी आता है जो कि असम में बोली जाती है, गुजराती आता है जो कि गुजरात में बोली जाती है, और हिंदी जो कि इधर नॉर्दर्न इंडिया में पूरे में बोली जाती है। और उसके बाद कश्मीरी यानी कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीर में मैक्सिमम तो नेपाली बोली जाती है, बट कश्मीरी वहाँ के लिए कहा जाता है कि जो कि आर्टिकल उसमें सॉरी शेड्यूल 8 में मेंशन भी है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो। और सिंधी भी, सिंधी इधर का सिंध प्रांत जो कि अब करंट टाइम में देखा जाए पाकिस्तान में है, तो वहाँ के लिए सिंधी रखी गई है, बट सिंधी जो है यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे आर्टिकल सॉरी शेड्यूल में मेंशन किया गया है। आसियान लैंग्वेज यानी कि एशिया में जो लैंग्वेज हैं जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज है, और उसके बाद देखा जाए तो यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज द इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और उसके बाद फिर इंग्लिश, ये सब तो सारी यूरोपियन लैंग्वेज हैं जो कि करंट टाइम में मॉडर्न लैंग्वेज हम इसे सीखते हैं जो है। और ये सारी जो है यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये फैमिली उसके बाद कहते हैं कि फैमिली बिकॉज ओरिजिनली अगर फैमिली को देखा जाए तो फैमिली का मतलब कॉमन, जैसे कि जो है संस्कृत में मात्र कहा जाता है माता को। अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट, अगर देखा जाए तो इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेज यूज होती हैं, तो उनकी बात कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन जो है उनको तिब्बतो बर्मन बोला जाता है। उस तरीके से वो फैमिली अगर देखा जाए तो सदर्न इंडिया में देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम यानी केरला में बोली जाती है, और द्रविडियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वही आज अगर देखा जाए तो संस्कृत का पार्ट ही है। तो दिस बुक इज़ आवर रिटन एंड प्रिंटेड, यानी कि अगर देखा जाए जो हम बुक यूज़ करते हैं वो करंट में जो करंट की बुक्स है वो तो प्रिंटेड होती हैं, लेकिन वो जो ऋग्वेद थी वो पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी गई थी। रिसाइटेड हर्ड रेदर देन रीड, यानी कि इसको जो है लिखा जाता मतलब हाथ से लिखा जाता था, उसके बाद उसको याद किया जाता था। और यानी 200 साल पहले भी इसे कंपोज किया गया है फिर से। और हाउ हिस्टोरियंस स्टडी इन ऋग्वेदा, यानी कि कैसे हिस्टोरियंस ने जो है ऋग्वेदा के वो क्या कहते हैं मतलब स्टडी करी। तो लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, यानी आर्कियोलॉजिस्ट आप जानते हैं जो कि मतलब पुरानी चीज़ों का खोज करते हैं, तो उन्होंने पाया कि पास्ट टाइम में एडिशन टू द मटेरियल रिमेन्स द एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल, यानी रिटन सोर्स में देखा जाए तो ऋग्वेदा ही एक ओनली सोर्स था जिसे हम जो है पास्ट के टाइम में जान सकते थे। और जो है सम हैम्स इन द ऋग्वेदा और द फॉर्म लैंग्वेज, अगर वो ऋग्वेदा में देखा जाए तो उसमें जो है वो फॉर्म लैंग्वेज फॉर्म में लिखा सॉरी डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि जो है ऋषियों ने उसे मतलब दो ऋषियों के बीच जो शास्त्रार्थ होता था, वार्तालाप होता था, उसी तरीके से ऋग्वेदा को लिखा गया है। जैसे कि एक ऋषि विश्वामित्र थे, उनकी बात कही गई है, और दो रिवर की बात की गई है, यानी कि रिवर की पूजा कैसे करते थे। तो रिवर जो देवी थी उनके साथ विश्वामित्र का जो शास्त्रार्थ हुआ था, उन वार्तालाप हुआ था, उसकी भी बात जो है ऋग्वेदा में मिलती है। और है आगे थोड़ा सा पेन ले लूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो ये पांडुलिपि ही है, यानी कि हाथ से लिखी गई है, जो कि उस पेड़ की छाल में लिखा गया है। ये देखिए थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं हो पाता था। 150 ईयर पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा के, कुछ उसमें वो लिखे गए हैं हैम्स मैनी मंथ। तो इस तरीके से इस विश्वामित्र एंड द रिवर्स, यानी कि इस जो पैराग्राफ में विश्वामित्र और रिवर्स के डायलॉग जो है वो लिखा है, यानी कि आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। और उस जो ऋग्वेदा में जो है कैटल, हॉर्स और चैरियट की बात करता है। चैरियट यानी कि करंट का जैसे देखा जाए आप मूवीज़ में देखते हैं रथ, वो घोड़े से कनेक्ट होता था, और यानी कि घोड़े रथ को खींचते थे और उससे हम जो है आने जाने के लिए यूज़ करते थे। और जो है कैटल को कैप्चर करते थे, यानी कैटल को वो लोग एज अ पेट रखते थे, यानी कि उनसे वो मिल्क यूज़ करते थे।
बैटल फॉट फॉर द वाटर एंड कैप्चर पीपल, और वो बैटल भी करते थे वो जो है पानी के लिए और लोगों के लिए। जैसे कि जो है वेल्थ एज अ ऑब्टेन्ड वाज द केप्ट लीडर, यानी कि जो वो युद्ध करते थे और उसके बाद युद्ध करने के बाद जो उसमें बहुत सारा वेल्थ मिलता था उसको पहली बात तो लीडर रखता था, फिर लीडर उसका कुछ पार्ट जो है प्रीस्ट को देता था, यानी कि करंट का देखा जाए पुजारी, यानी कि उस टाइम में भी जो रिलीजियस पर्सन को, जो रिलीजियस होता था वर्शिपर यानी कि पुजारी होता था, उसकी वैल्यू रखी जाती थी और उसको डोनेट कर दिया जाता था कुछ मतलब पार्ट वेल्थ का, और कुछ पार्ट पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से यजनास उनको कहा जाता था, यानी कि जो ये यानी कि उस वेल्थ को, और जो सेक्रीफाइस ऑफरिंग इन द मेड इन द फायर, और यजनास यानी कि जिसका यूज़ करते थे सेक्रीफाइस यानी यज्ञ में। ये प्रीस्ट थे वो बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे और उस वेल्थ का यूज़ उसमें करते थे। तो जो यज्ञ होता था उसमें घी और ग्रेन से, जैसे करंट टाइम में हवन होती है हम लोग करते हैं, हिंदू रिलीजियस में होता है, तो घी और ग्रेन और कुछ कभी कभी कुछ टाइम पे जो है एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस दिया जाता था उसमें। तो इस तरीके से वो ये भी बात करता है कि एनिमल्स का अगर पूछा जाए तो एनिमल्स का भी कहीं कहीं जिक्र है कि वो एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस करते थे। मोस्ट मैन पीपल टू पार्ट इन दिस वार, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें वार में पार्टिसिपेट करते थे, और नो रेगुलर आर्मी उनकी, क्योंकि राजा की कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। वो मतलब अपना जैसे करंट में है कि हर कंट्री अपनी अपनी आर्मी रखता है, या फिर आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या फिर आप मॉडर्न एंशिएंट से तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट है जो है आप थोड़ा सा इधर हट के आएंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको आर्मी की मिलेगा कि वो पर्सनल आर्मी रखते थे। लेकिन अगर एंशिएंट का बहुत ज़्यादा जो है कि हड़प्पन टाइप का और ऋग्वेदा पीरियड का हम बात करें तो उसमें उनकी पर्सनल आर्मी नहीं होती थी, तो और असेंबली उनकी होती थी। असेंबली में बात करते थे जिसपे जो है मैटर ऑफ वार्स पे, यानी कि जो है युद्ध कैसे किया जाए उसके बाद डिस्कस करते थे शांति के लिए, और जो है जो लोग थे अपने राजा को चूज करते थे, ना कि करंट में जैसे देखा जाए, सॉरी आप जैसे मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो उसमें राजा हायरार्की होता था, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो उस टाइम में राजा को चूज किया जाता था पीपल के द्वारा, क्योंकि जब राजा एक स्किलफुल वॉरियर होना चाहिए और ब्रेव भी होना चाहिए। इस तरीके से कुछ उनका क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन भी जो है फिक्स था। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि अगर व्यक्ति को डिस्क्राइब कैसे किया जाता था या कौन व्यक्ति क्या करते थे, तो सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग, यानी डिस्क्राइब करने के कुछ टर्म हैं, जैसे कि लैंग्वेज के बेस पे उनको रखा जाता था कि वो किस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। तो इस तरीके से उनको जो है डिवाइड कर दिया जाता था अलग अलग पार्ट में। तो जो है जो कि हमें ऋग्वेदा में ये भी मिला है, कुछ वर्ड्स उनके लिए यूज़ किए गए हैं, जैसे कि टू ग्रुप्स डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ वर्क, यानी अगर वर्क के तौर पे देखा जाए तो दो ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट तो एक पृष्ठ था जिसको हम ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण समाज से वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता था, और हु परफॉर्म्ड रिचुअल्स, यानी कि जो जैसे कि ब्राह्मण पुजारी जो होता है वो रिचुअल्स वर्क में पार्टिसिपेट करता है और राजा को जो है उसके लिए उत्साहित करता है, या फिर राजा के जो रिलीजियस वर्क होते हैं वो संभालता है। तो उसकी बात का जो है ऋग्वेद करता है। और उसका जो है सेकंड था राजा, नॉट लाइक वंस टू आई विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, यानी कि हमने जैसे बाद में पढ़ा है कि राजा जिस तरीके से होता था उस तरीके से राजा इसमें नहीं कहा गया है, क्योंकि राजा के पास इसमें बता रहा है कि राजा की अपनी पर्सनल कैपिटल नहीं थी और उसकी पर्सनल आर्मी भी नहीं थी, उसका पर्सनल पैलेस भी नहीं था, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता था। तो आप सोच सकते हैं कि राजा कितना ज़्यादा सोशलिस्ट रहा। और जनरेशंस डिड नॉट, और उनका देखा जाए तो उनके टाइम में हायरार्की सिस्टम भी नहीं था, यानी कि मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि राजा को चूज करके जो है बनाया जाता था। जैसे कि राजा पिता के बाद नहीं बनता था, उसको चूज कर उसकी क्वालिटीज़ और उसको जो है चूज किया जाता था तो राजा बनता था। तो इस तरीके से लेटर के राजा में और करंट एंशिएंट के राजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टू वर्ड्स आर द यूज टू डिस्क्राइब पीपल आर द कम्युनिटी एज होल, यानी अब फर्स्ट तो प्रीस्ट आ जाता है, राजा आ जाता है, सेकंड में कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी यानी कि राजा का सब्जेक्ट देखा यानी कि प्रजा, तो प्रजा वर्ड के लिए जन का यूज़ किया गया है। जो जन हिंदी में तो अगर देखा जाए तो हिंदी में जन मतलब लोग ही होते हैं, उसकी भी बात करता है।
और विस सपोज दैट आज का देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है जिसका मुखिया विस्पति यानी कि जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी और उसमें डिफरेंस होता था, उसमें चूज किया जाता था, आज सिलेक्ट किया जाता है। तो उसके बाद वो उसकी बात करता है वैश्य कम्स फ्रॉम द विस, यानी जो है वैश्य यानी कि वहाँ के जो लोग होते थे उनको वैश्य कहा जाता था। और उसकी बात करते हैं सेवरल विस जन मेंशनड इन बाय नेम, यानी कि अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो कुछ विस और जन का भी नेम मेंशनड है, जैसे कि पुरु राजा और पुरुजन यानी कि एक जन था, यानी कि एक विस जिसको कहा जाता है जिला, एक जिले का नाम पुरु था और दूसरे का भारत जन, यदुजन, विस एंड सो ऑन, इसी तरीके से बहुत सारे जन थे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि जो मंत्र को कंपोज करते थे उनको आर्य कहा जाता था, और जो उसके अपोनेंट यानी जो कुछ नहीं कर सकते थे उनको दास कहा जाता था। दास यानी कि स्लेव्स, आर्य यानी कि बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल हम कह सकते हैं। तो दास यानी कि एज अ स्लेव उनके साथ बिहेव किया जाता था, और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनकी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं थी, उसकी भी बात करता है। और उसके बाद फेमाइन यानी कि जो लेडीज़ होती थी दास की, उसको दासी कहा जाता था। दास की पत्नी या फिर जो भी लेडी के रूप में वर्क करती थी एज अ दास स्लेव, तो उसको हम दासी कहते थे। और वीमेन एंड मेन आर वेयर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, यानी कि जो वार होता था उसमें लोगों को भी लाया जाता था स्लेव एज अ स्लेव बना के, जैसे कि होता है ना कि राजा हार जाता है तो उसकी जो है स्लेव को भी वहाँ दूसरे जो राजा जीता होता है वो उठा लाता है, तो वहाँ की प्रजा को तो एज अ उनके साथ स्लेव बिहेव करता है। तो उसकी बात करता है कि जो है और उनके साथ वो सेम ऑनर उनके जो है मतलब उनको स्लेव बना के रखता है। व्हाट एवर वर्क दे वांटेड, और वो जो चाहते हैं वो जो दास होता है स्लेव होता है वो वर्क करता है। उसकी बात करता है। और उसके बाद ऋग्वेदा बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, अगर ऋग्वेदा हम देखा जाए तो वो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज की गई। नॉर्थ वेस्ट का मतलब जैसे ये है राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, तो हमें इस वाले पार्ट को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। यहाँ जैसे कि पंजाब से लेकर के ये राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट को हम नॉर्थ वेस्ट में कहते हैं। तो यानी कि यहाँ कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को, जो डेवलप हुआ एल्सवेयर, यानी कि धीरे धीरे जो कि टाइम बाई टाइम डेवलप होता गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथिक। अगर मेगालिथिक मतलब देखा जाए तो बड़े पहाड़ यानी पत्थरों की बात करता है। जो मेगा यानी बड़े, लिथिक मतलब पत्थर, तो यानी बड़े पत्थरों के टाइम में क्या हुआ, यानी कि जिसको हम पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में तुमने कहा था, तो उस टाइम में क्या हुआ उसकी बात करता है। तो स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथिक, यानी कि जो बड़े पत्थर होते थे उनको जो है उनको मेगालिथिक कहा जाता था। तो केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपुल, यानी कि उनको बहुत सही तरीके से उनको अरेंज किया जाता था। मार्क बरियल साइट, जो कि बरियल यानी कि जो है जिसे देखा जाए तो कब्र के रूप में इसका यूज़ किया जाता था बड़े पत्थरों का। अब प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग मेगालिथिक बिगैन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, यानी 3000 ईयर अगो की बात करता, तब जो है पत्थरों का यूज़ करते थे। और प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, यानी दक्कन देखा जाए तो करंट का अगर ये है तो ये जो है इसने मिडिल वाला पार्ट जिसको कहते हैं, यानी उसको जिसमें कर्नाटका भी आ जाता है, महाराष्ट्र कुछ पार्ट आ जाता है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाता है, तो इस तरीके से आंध्रा कुछ तेलंगाना इस तरीके से जो पार्ट आ जाता है। साउथ इंडिया और जो है उसके साउथ इंडिया का भी पूरा जानते हैं कि जो है इधर कर्नाटका, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, तो ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो इधर असम वाला एरिया और उसके कश्मीर पूरा सदर्न इंडिया में ही आता है। तो इस तरीके यहाँ सब जगह पत्थरों का यूज़ किया गया। पत्थरों का यूज़ एज अ कब्र के रूप में किया गया, क्योंकि तब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, जहाँ पर ब्रिक्स नहीं होते थे तो पत्थरों का यूज़ उसमें करते थे। सब इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स सोन मैप में दिखाया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये ऐसा एक वो बरियल है और उसके अगल बगल पत्थरों का जमाव करके बनाया गया है सेफ्टी के लिए, और ये पहले छोटे छोटे पत्थरों को लगाया गया है, फिर ये बड़े बड़े, फिर उससे बड़े बड़े, तो इस तरीके से जो है वहाँ बरियल बनाए जाते थे। कैन बी सीन सरफेस ऑफ मेगालिथिक बरियल्स आर द अंडरग्राउंड, और उसके अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर बनाए जाते थे। पूरा जो है वो ज़मीन के बाहर नहीं होता था, जैसे करंट टाइम में देखेंगे तो आप बरियल से ऊपर बना होता है, बट उस टाइम में बरियल से ऊपर नहीं, वो ज़मीन के अंदर बनाया जाता था।
और सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सर्कल ऑफ बोल्डर्स, यानी कि जो कहीं कहीं एक सिंगल पत्थर का यूज़ किया गया है, बहुत बड़े पत्थर का, कहीं कहीं बहुत सारे पत्थरों को एज अ सर्कल की तरीके, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से यूज़ किया गया था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया, और वो इंडिकेट करता है उनके बरियर्स बीनीथ, यानी कि वो इंडिकेट करता है, यानी बड़े से जैसे होता है ना कि जो है बरियर्स पहले मिट्टी में दफन कर देते हैं बॉडी को, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी रख के कि थोड़ा निशान के लिए, एज अ इंडिकेटर के लिए यूज़ कर देते हैं कि इस जगह पर कोई मतलब बॉडी, डेड बॉडी रखी है या कुछ भी रखने के लिए, तो इंडिकेट करते हैं ना इससे, तो उसी तरीके से इंडिकेट किया जाता था पत्थरों को रख के। There are several things people did not make megalithic, यानी कि कुछ व्यक्ति उसे नहीं बनाते थे उस बरियल्स को, ऐसा नहीं है कि सभी बनाते थे। ट्राई अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, और अगर उसे करेक्ट ऑर्डर में देखा जाए तो वो डिगिंग बिट्स, यानी पहले गड्ढा खोदते थे ज़मीन में, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, जो है वहाँ से स्टोन ट्रांसपोर्ट करते थे, दूसरी जगह ले जाते थे, और ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, यानी कि इस तरीके से उनको पोजीशन देते थे, यानी लुढ़का करके ले जाते थे, तो पत्थरों का थोड़ा सा शेप भी सही हो जाता था। और फाइंडिंग सुटेबल प्लेन्स स्टोन्स एंड द शेपिंग स्टोन्स, यानी अगर उसको लुढ़का करके ले जाते थे तो उसका धीरे धीरे शेप थोड़ा सा सही हो जाता था, उसका यूज़ करते थे वो। तो नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल दीज बरियर्स हैव कॉमन फीचर्स, यानी अगर देखा जाए तो सभी बरियर्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि जनरली डेड बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, यानी कि अगर देखा जाए तो उनके साथ, हाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि वो जो है जो बरियर्स होता था उनके साथ पॉट्स का भी यूज़ करते थे, और डेड बॉडी के साथ उसे जला देते थे। पॉट्स जो कि रेड या ब्लैक कलर का हो जाता था, जैसे रेड वेयर या ब्लैक वेयर, यानी पॉट्स कहते थे। तो जो है, और उसके साथ साथ वो टूल्स भी पाए गए हैं जो कि आयरन के और स्टोन के बने हुए हैं। उनके साथ जो है देखा जाए तो वहाँ पर बरियल्स में स्केलेटन और हॉर्स, यानी हॉर्स के स्केलेटन से भी जो है कुछ मिला है, मतलब टूल्स जो स्टोन से बना हुआ था, बोन से बना हुआ था, और उसके साथ साथ आयरन से भी बना हुआ था। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स स्टोन इन ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, यानी कि हॉर्स के जो इक्विपमेंट हैं उसमें सही जो ज्वेलरी वो पहनाते थे उसको भी, उसमें जो है स्टोन और गोल्ड के भी मिले, जैसे कि हॉर्स के गले में पहनाने वाला है, और ये देखा जाए तो एक्सेस है, और ये जो है जिसको हम चाकू या कटार कहते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस। अब सोशल की हम बात करें कि उसमें सोशल डिफरेंस क्या क्या थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड ऑफ पर्सन, यानी कि अगर इसके वहाँ पर मैक्सिमम देखा गया कि डेड पर्सन के बॉडी पाई गई हैं, यानी कि जैसे बॉडी को पहले मतलब कोई किसी डेथ हो जाए तो उसे दफन कर दिया जाए, तो उस तरीके से मिला है। और मोर ऑब्जेक्ट फाउंड इन ग्रेव दैन इन अनदर, यानी कि उनका जो है ऑब्जेक्ट होता था कि ग्रेव के अंदर ही बॉडी रहे। और इसे ब्रह्मगिरी मैप में आपको देखेंगे तो ब्रह्मगिरी में एक वो पाया गया, इसमें वन स्केलेटन बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, यानी अगर एक उसमें देखा जाए ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला है, यानी कि डेड बॉडी के जो है कंकाल जिसको कहते हैं वो मिला है, उसके साथ जो है 33 गोल्ड के मोती मिले हैं, 2 स्टोन्स के बीड्स मिले हैं, उसके बाद 4 कॉपर बैंगल्स, यानी कि जो कॉपर का कंगन होता था वो मिला है, और 1 कॉन्च सेल, यानी एक जो है सेल होती है जो वो भी पाई गई है। तो इस तरीके से देखते हैं कि अदर स्केलेटन है द फ्यू पॉट्स, यानी अब कुछ स्टोन्स के साथ बॉडी के साथ पॉट्स मिले हैं। फाइंड सजेस्ट देयर द सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द, ये दिखाता है कि यानी कि जो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनके बॉडी को दफन किया जाता था, यानी कि जो पुअर पीपल होते थे वो ज्वेलरी के साथ ही दफन कर दिया जाता था, और जो क्या कहते हैं जो पुअर पीपल होते थे उनके साथ ये जो है पॉट्स वगैरह रख के दफन कर दिया जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी उनके पास नहीं थी। तो ये भी दिखाता है कुछ स्केलेटन में ज्वेलरीज मिली है, कुछ स्केलेटन में ज्वेलरीज नहीं मिली हैं। और नेक्स्ट है वेयर सम बरियल स्पॉट मींट ऑफ फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी कुछ बरियल सर्टेन फैमिली के लिए होते थे, जैसे एक बरियल जो है देखा जाए तो उसमें पूरी फैमिली होती थी, बच्चे बूढ़े जो भी जिसकी भी डेथ हो, तो लाइन वाइज उसमें मिला है। तो कुछ लोग बाद में मरते थे, कुछ लोग पहले, तो उस हिसाब से जगह छोड़ दी जाती थी। जैसे कि सपोज मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे एक जो है किसी की दादा की डेथ हुई थी यहाँ रख दिया गया, उसके पिता की हुई थी यहाँ रख दिया गया, उसकी हुई थी यहाँ रख दिया गया, उसके बच्चे की हुई थी यहाँ, इस तरीके से
साइड बाय साइड करके रखा जाता था। तो इस तरीके से फैमिली बरियल उसको हम कहा कहते हैं कि द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर एंड द ब्रॉड, यानी कि कोई ये तो कंफर्म नहीं कि कौन पहले मरेगा या बाद में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा स्पेस दे के रखते थे। और सर्कल बोल्डर्स प्लेस द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज अ सिग्नल साइन पोस्ट, यानी साइन पोस्ट के लिए वो तो पत्थरों का यूज़ करते ही थे। और बरियल साइड दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड, और ताकि वो जो है उस प्लेस पे दोबारा जा सकें जहाँ पर उन्होंने बॉडी को दफन किया है, तो वो साइन पोस्ट के रूप में रहता था। और नेक्स्ट है तो स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव जो कि करंट में आज महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलेगा। तो वहाँ की बात करते हैं, वहाँ कुछ स्पेशल बरियल मिले हैं, यानी कि ग्रेव यार्ड या फिर कहते हैं, फिर हिंदी में कब्र कहते हैं। तो पाया गया है रिवर गोद ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमागढ़, जो भीमा रिवर है उसके घोद करके एक जो है रिवर है, तो उसके बैंक पे है ये इनाम गाँव। इट वाज ऑक्यूपाइड 36,100 और 27,000 ईयर्स के बीच में भी जो है पुराने टाइम में ये मिला है इनाम गाँव के, मतलब कुछ प्रूफ हैं उतने टाइम पुराने हैं। अडल्ट वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, यानी कि अगर देखा जाए जो अडल्ट थे वो जो है अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड में उनका दफन किया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट एंड हेड टुवर्ड द नॉर्थ, यानी उनका देखा जाए तो अगर उनकी डेड बॉडी को उनका हेड नॉर्थ में कर दिया जाता, सपोज जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ पर उनका हेड रख दिया जाता था, इधर उनका फिट हो जाता था, इधर एक हैंड इधर सेकेंड हैंड, तो इस तरीके से रखा जाता था। और जो है बिल्कुल स्ट्रेट करके और नॉर्थ में, और उसके बाद जो है बरियल्स विद इन हाउस, और हाउस के साथ भी बरियल्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ घर के पास, जो घर के आसपास भी बरियल्स मिले हैं। विजर्स प्रोबेबली कंटेंट फूड वाटर वेयर प्लेस, और उसमें एक खासियत बात ये थी कि जो घर के पास वो मिले हैं बरियल्स, उसमें डेड बॉडी के साथ साथ कुछ पॉट्स भी रखे थे, कुछ ग्रेन भी रखे थे, और कुछ ज्वेलरी भी रखी थी, और कुछ फूड के भी जो है रखे हुए थे, वाटर भी रखा हुआ था। तो इस तरीके से पता चलता है कि उनका मानना था कि अगर जो है मरने के बाद भी अगर उसे भूख लगती है या फिर नेक्स्ट जीवन उसका मिलता है तो ये सब उसको फिर से उसी तरीके से खाने पीने के लिए मिलेगा। तो वन मैन was found buried in a large 4-ledged clay jar in the courtyard of the 5-room house, यानी कि अगर देखा जाए तो एक उसमें बरियल के पास तो बहुत ज़्यादा मिला, उसमें क्ले का जार भी मिला है मिट्टी का, और उसके साथ साथ जो है 5-रूम हाउस यानी 5 कमरों वाला घर भी मिला है कोर्टयार्ड में इन द सेम सेटलमेंट, यानी कि वहाँ जिससे ये पता चलता है कि हाँ लोग रहते भी थे और वहीं पर बरियल्स भी बना रखे थे। तो दिस हाउस आल्सो हैज़ अ ग्रेनरी, और वो जो है जो रखा हुआ था उसे गेस किया जाता है कि वो एज अ ग्रेनरी यूज़ किया जाता था। बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, यानी कि देखा जाए तो बॉडी जो है लेग को क्रॉस करते हुए मैक्सिमम बॉडी की पोजीशन है वो पाई गई है। वाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स, यानी कि अगर स्केलेटन की स्टडीज हम करें तो हमें पता चलता है कि स्केलेटन जो है उसमें चाइल्ड भी होते थे, यानी जिनकी हाइट कम थी, एडल्ट यानी जिनकी हाइट ज़्यादा थी, तो पता चलता है कि वहाँ पर बड़े आदमी भी होते थे। नो मोर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, यानी बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं पता चला, जिससे आज तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि स्केलेटन बॉय की है या गर्ल्स की है। समटाइम डिसाइडेड द बेसिस ऑफ द व्हाट फाउंड विद द स्केलेटन, यानी उसके बाद डिसाइड किया गया कि हमने स्केलेटन से पाया क्या, तो पाया उसमें ज्वेलरी, और समटाइम्स बॉट दैट वुमेन एंड देयर आर प्रॉब्लम विद दिस एंड द मैन आल्सो, वो यानी कि अगर देखा जाए तो उस टाइम सब मैक्सिमम बॉडी उसमें स्केलेटन जो ग्रेव होता था उसमें स्केलेटन में मैक्सिमम ज्वेलरी पाई गई, तो इससे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैन की डेड बॉडी है या वीमेन की, लेकिन इससे ये कंफर्म होता है मैन और वीमेन बोथ हार वियर द ऑर्नामेंट, यानी कि दोनों पहनते थे। तो उसके बाद बेटर वे द फिगरिंग द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज आल्सो लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, यानी कि बेटर नहीं पता चल पाया है कि कौन थे। और उसके बाद पेल्विक द एरिया ऑफ वीमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग, तो जिससे उनका कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि वो बॉयज़ थे या गर्ल्स थे इस तरीके से, लेकिन जो है स्केलेटन उनके बराबर मिले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड द बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, अगर मॉडर्न स्केलेटन की स्टडी हम करें 2000 ईयर्स अगो,
वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, यानी अगर चरक के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि आपने सुना होगा कि ये सबसे बड़े वो फिजिशियंस थे, यानी कि जो है पूरे माइंड का वो क्या कहते हैं देख करके बता देते थे कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने अपनी जो है बुक लिखी थी मेडिसिन नोन एज द चरक संहिता, जिसको चरक संहिता कहा जाता है। और द ह्यूमन बॉडी 360 बोन्स, यानी उन्होंने पाया कि बॉडी में ह्यूमन के 360 बोन्स होती हैं, जो कि आज हम जो है 204 कहते हैं, वो उन्होंने कहा था 660 होती हैं। मच लार्जर नंबर ऑफ द 200 बोन्स दैट आर द रिकॉग्नाइज द मॉडर्न। अगर मॉडर्न में देखा जाए तो 204 यानी कि 200 के करीब इसमें जा रहा है कि 200 के करीब पाई जाती है। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड कार्टिलेज, यानी कि उन्होंने टीथ की भी खोज की, मतलब टीथ को काउंट किया था फर्स्ट टाइम कि हमारे टीथ कितने हैं। और ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव, और हमें इनाम गाँव से क्या क्या मिला उसकी बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस सीसम, यानी कि अब देखा जाए तो उसमें जो है फाउंड फूड के रूप में तुमको जो है बार्ले भी मिला है, व्हीट भी मिला यानी गेहूँ, जौ, चावल, और पल्सेस यानी दाल, मिलेट्स यानी कि जो है मक्का, पीस, सीसम भी उसको मिला है। नंबर ऑफ द एनिमल्स अगर देखा जाए, एनिमल कट फ्रॉम द स्लो में यूज द फूड, यानी कि अगर देखा जाए तो जानवर भी मिले हैं जिनका कहीं कहीं यूज भोजन के रूप में होता था। have also been, and these include cattle, goat, sheep, dog, horse, ass, पिग, सांभर, स्पॉट डियर, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे जानवर भी पालते थे, जैसे कि सिप हो गया, गाय हो गया, कैटल हो गया। तो इस तरीके से जो है हॉर्स, पिग यानी सब वो जो है फॉलो करते थे, यानी सबको पालते थे वो मैक्सिमम जानवर को। ब्लैक बग, हेयर एंड मैंगूज बिसाइड बर्ड, क्रोकोडाइल, अगर उसमें देखा जाए तो ये सारे तुम्हारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। इसके बाद हम अगर देखा जाए तो बर्ड्स भी, तो जिसमें ब्लैक बक आता है एंड तो ये बर्ड में क्रोकोडाइल और टर्टाइल, क्रैब एंड फिश, यानी एवियन भी मिला है। देयर आर द एविडेंस ऑन द फ्रूट्स, इनका अगर देखा जाए तो उस टाइम में फ्रूट्स का एविडेंस भी मिला है, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ वेरियस देयर कलेक्ट, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो जो है वहाँ पर उनके टाइम में बेर, आंवला, जामुन के भी एविडेंस मिले हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।